ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि जब राहु वृश्चिक राशि में और केतु वृषभ राशि में जब किसी भी व्यक्ति कुंडली में स्थित होते हैं तो उनके कैसे परिणाम होते हैं। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम जान रहे हैं कि राहु और केतु जब भी वृश्चिक या वृषभ राशियों में बैठेंगे तो वो किस प्रकार के परिणाम देते हैं। और आगे बढ़ने से पहले कुछ एक विशेष बातें हैं जो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि यदि आप ये नहीं जानते कि राहु केतु क्या हैं, उनका क्या हमारे ऊपर प्रभाव होता है, वो किन चीज़ों को संबोधित करते हैं ज्योतिष में और सृष्टि में, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, आप उसको ऊपर कार्ड सेक्शन में देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। उसमें राहु केतु के महत्व के बारे में गहराई से चर्चा की गई है और विश्लेषण किया गया है कई अलग अलग पहलुओं को लेकर के, चाहे वो खगोलीय दृष्टिकोण हो, दार्शनिक दृष्टिकोण हो, ज्योतिषीय दृष्टिकोण हो, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण हो। तो काफ़ी हद तक उसमें जो है आपको बारीकी से ये समझ में आएगा कि वाकई में राहु केतु जिस तरीके से सृष्टि को प्रभाव देते हैं, हमारे ऊपर उनका क्या प्रभाव है और कैसे वो हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं, तो आप उसको समझ पाएंगे। और ख़ास तौर से ये उन लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है जो लोग राहु केतु से बहुत ज़्यादा भयभीत होते हैं। मंगल, शनि, राहु केतु अक्सर जो है नकारात्मक ग्रह माने जाते हैं, पर हर बार ये ख़राब हों ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, ये मेरा आग्रह है। आज अब अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ये जानते हैं कि राहु केतु जो है वृश्चिक और वृषभ राशियों में कैसे होते हैं। देखिए, वृश्चिक और वृषभ राशियों में राहु वृश्चिक में और केतु वृषभ में नीच के माने जाते हैं। लोगों का इसमें अलग मत भी होता है, कुछ लोग इसको धनु राशि में राहु को नीच का मानते हैं और केतु को मिथुन राशि में नीच का मानते हैं। आपका अपना अपना दृष्टिकोण है, पर जैसा मैंने पिछली बार बात कही थी, जब हमने इनके उच्च के ऊपर बात करी थी कि राहु जब वृषभ में हो, केतु वृश्चिक में हो तो क्यों उच्च के होते हैं, तो उस वीडियो में भी मैंने समझाया था कि राहु और केतु के लिए जो है वृश्चिक और वृषभ राशियाँ और वृषभ राशि और धनु और मिथुन राशि दोनों ही, ये चारों ही राशियाँ जो है इनके लिए अच्छी और ख़राब मानी जाती हैं रिस्पेक्टिवली। पर आपको ये देखना होगा कि किस राशि में बैठकर कौन से मूल गुण आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो अभी तक मैं अपने प्रैक्टिस में फॉलो करता हूँ वो ये है कि राहु और केतु वृश्चिक और वृषभ में नीच के होते हैं, धनु और मिथुन में नहीं। ऐसे ही वो राहु वृषभ में और वृश्चिक में केतु वृश्चिक में उच्च के होते हैं, ना कि मिथुन में और धनु में। तो अभी उसका कारण जो है मूलभूत वो ये है कि देखिए, राहु जो है माया का ग्रह है, उसको भौतिक जगत से पूरा वास्ता होता है और हम इर्द गिर्द जो अपने भौतिक संसार देखते हैं, जो भी चीज़ हमें आकर्षित करती है अपनी ओर, वह राहु के द्वारा बनाई जाती है। तो राहु जो है वो धनु में बैठकर बहुत असहज महसूस करता है, ये बात निश्चित है, क्योंकि धनु राशि ज्ञान, धर्म, अध्यात्म इनकी मानी गई है और व्यक्ति को अपनी सत्यता की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करती है, और जो कि राहु कभी नहीं चाहेगा क्योंकि वह अज्ञान का कारक है और धनु राशि ज्ञान की कारक है। परंतु यदि हम बात करें कि ज्ञान, नो डाउट राहु जो है धनु में बैठकर बड़ा असहज महसूस करेगा, पर ज्ञान के पास हर बार इतनी क्षमता नहीं होती कि वह आपको अनुभव भी प्रदान कर सके। तो वह जो परिस्थिति है कि आपने जो पढ़ा लिखा सीखा जाना उसको आप अपने ऊपर लागू कर सकें, अप्लाई कर सकें, वो होती है साधना के द्वारा, वो होता है अपने जीवन को बदलने के कारण, ना कि किताबों को पढ़ लेने से आप पूरे अपने भीतर बदल जाएंगे और हर वह चीज़ जो सत्यता से जुड़ी है उसका दर्शन हो सकेगा। ये यहाँ पे बड़ा कठिन कार्य होता है। इसलिए, और यहाँ पे यह बात नहीं है कि धनु में ये क्षमता नहीं, धनु ज्ञान की राशि है, परंतु वृश्चिक राशि साधना की है, दमन की है, किसकी? कर्मों की। वृश्चिक राशि पूर्व जन्म और प्रारब्ध कर्मों को दिखाती है। जो भी कर्मों का संचय आज तक व्यक्ति के ऊपर आया है उसके विनाश को दिखाती है, और जब कर्मों का विनाश संभव है तभी मुक्ति संभव है। तो यहाँ पे साधना का अर्थ है जिस ज्ञान को मैंने जाना उस ज्ञान को अपने ऊपर लागू कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ जान लेने मात्र से मैं दर्शन नहीं कर सकता, मुझे उसको जीना होगा, और वो जीने के लिए मुझे साधना, तपस्या, कठिन परिश्रम करना होगा। और राहु सबसे ज़्यादा भय इसलिए खाता है कि
ज्ञान होता तो यह बात थी कि चलिए फिर भी आप लगातार प्रयासरत हैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, माया को छोड़ ब्रह्म की ओर जाने के लिए। परंतु वृश्चिक राशि में वो और ज़्यादा पीड़ित और असहज महसूस करता है, क्योंकि इस राशि के पास पूर्ण क्षमता होती है उस अनुभव को आपके जीवन में उतार देने के लिए। धनु में वो क्षमता कम है वृश्चिक से, इसलिए राहु जो है पूरी तरीके से इसमें नीच का माना जाता है। और वृश्चिक राशि किसकी? मृत्यु, अष्टम भाव की मूल राशि है। मृत्यु का अर्थ है समापन, विलोपन हो जाना। किसका विलोपन हो रहा है? किसका समापन हो रहा है? माया का समापन हो रहा है उस व्यक्ति के लिए जिसने उस ज्ञान को अर्जित कर अपने ऊपर उतारा है। तो यहां पे राहु इस कारणवश नीच का होता है पूर्णतया, क्योंकि इसमें सिर्फ ज्ञान के सरोकार से आप माया से दूर नहीं हुए थे, आपने उस ज्ञान को भलीभांति अपने भीतर रोए रोए में उतार लिया था। और उसके बाद पूरी तरीके से जो सापेक्ष सत्यता है, रिलेटिव रियलिटी जिसे हम माया कहते हैं, उससे व्यक्ति पूर्णतया कट जाता है और अपने अस्तित्व, वास्तविक अस्तित्व का सरोकार करता है। इन सारी बातों की चर्चा जो है उस वीडियो में की गई है, जो उसको मैंने आपके देखने के लिए आग्रह किया है राहु केतु के महत्व के ऊपर, इसको देखें। तो पहला तो ये कारण है। दूसरा है केतु। केतु भी बड़ा सरल है इसको पहचान लेना, क्योंकि केतु कारक ही होता है मोक्ष का। केतु कभी भी सृजन और निर्माण में अपना जो है कभी भी रोल नहीं प्ले करता। तो यहाँ पे केतु कारक माना गया है मोक्ष का, आध्यात्म का, धर्म का, संन्यास का, और वो हमेशा हर उस चीज़ को दिखाता है जो माया के त्याग को दिखाती है। केतु इज रिजेक्शन ऑफ माया एंड मटीरियल वर्ल्ड। अब यहाँ पे केतु, अब माया बना कौन रहा है, ये इसकी चर्चा भी मैं पहले कर चुका। वृषभ राशि माया की मूल राशि है। वृषभ राशि किसकी होती है? शुक्र की होती है। और मिथुन राशि, जिसमें कई लोग इसको जो है नीच का मानते हैं, मिथुन राशि बुध की होती है। माया का सृजन दो ग्रह करते हैं, नंबर 1 पे है शुक्र और दूसरे पे है राहु। बिना शुक्र के राहु कुछ नहीं कर सकता। शुक्र माया का मूल ग्रह है, वो लक्ष्मी का स्वरूप है, देवी का स्वरूप है। अगर आप कभी भी जो है शाक्त पंथ पढ़ें, तंत्र के बारे में समझें, तो उसमें इन बातों को भली भांति समझाया गया है कि कैसे शक्ति सारा सृजन करती हैं। तो शक्ति का मूल द्योतक शुक्र माना जाता है, बुध नहीं। और वृषभ राशि धन की होती है। जितना अर्थव्यवस्था आप अपनी ओर देखते हैं उसके 2 हिस्से होते हैं, एक होता है वित्त और दूसरा होता है वाणिज्य। वित्त नहीं होगा तो वाणिज्य कभी नहीं हो सकता है। विदाउट फाइनेंस, विदाउट मनी देयर कैन नॉट बी एनी कॉमर्स। मरकरी इज कॉमर्स। बुध वाणिज्य का कारक है, धन का नहीं। धन के कारक सिर्फ 2 ग्रह होते हैं, शुक्र और बृहस्पति। क्योंकि शुक्र और बृहस्पति पैसे के कारक है, धन अपने मूल स्वरूप में जो है वो उसे कंट्रोल करते हैं, और बुध खाली धन के जो प्रबंधन है, उसका लेखा जोखा, उसका वाणिज्य व्यवस्था है, उसका नियंत्रक होता है। तो यहाँ पे केतु पूर्ण तरीके से नीच का कहाँ होगा? जहाँ माया का सृजन हुए पड़ा है वहाँ पे होगा। तो वो वृषभ राशि करती है, मिथुन नहीं। नो डाउट मिथुन राशि केतु के लिए एक अच्छी राशि नहीं मानी जाती है। उसमें भी जो है अगर उसको सहयोग बुध वगैरह से नहीं होगा तो काफ़ी परिणाम नकारात्मक देखने मिलते हैं। पर अगर हम नीच के होने की बात करेंगे तो वो वृषभ में होगा, मिथुन में नहीं। और उसका कारण था कि टॉरस रिप्रेजेंट्स क्रिएशन ऑफ माया एंड माया इटसेल्फ, एंड केतु इज मोक्ष, रिजेक्शन ऑफ माया। तो इट विल फील एक्सट्रीमली डेबिलिटेटेड इन टॉरस, नॉट इन जेमिनाई। ये मूलभूत कारण थे जो मैंने आपको अभी समझाए। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि इनके परिणाम क्या होंगे। तो हम यहाँ पे 4 केस लेंगे। पहला केस लिया जाएगा कि जब राहु केतु जो हैं, राहु अगर केतु से ज़्यादा ताकतवर है तो क्या परिणाम होंगे, और उसमें 2 सब केस होंगे कि अगर राहु अच्छा है तो क्या, खराब है तो क्या। ऐसे ही केतु अगर राहु से ज़्यादा शक्तिशाली है तो क्या परिणाम होंगे, और केतु अगर अच्छा है तो क्या परिणाम, खराब है तो क्या परिणाम। तो इसमें जो है चर्चा को आरंभ करेंगे पहले केस से, जिसमें हम बात करेंगे कि राहु यदि केतु से ज़्यादा शक्तिशाली है, और ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो ग्रह ज़्यादा ताकतवर होगा दोनों में से, राहु या केतु में से जो भी ग्रह ज़्यादा ताकतवर है, दूसरा ग्रह उसके अधीन रहकर अपने परिणाम देगा, उसके बिलो रहकर अपने परिणाम देगा। तो यहाँ पर पहला केस लेते हैं, राहु यदि केतु से ज़्यादा शक्तिशाली है तो इसमें क्या परिणाम नजर आएंगे। तो पहला इसमें सब केस होगा कि यदि
मंगल चंद्रमा लग्न के स्वामी अच्छी स्थिति में है, राहु के ऊपर पाप प्रभाव नहीं है, अच्छे योग बना रहे हैं, तो यहाँ पे राहु अच्छे परिणाम दे पाएगा। निश्चय ही बड़े अच्छे परिणाम देने की शक्ति राहु के पास होती है। लोग जो भयभीत होते हैं ये सोच कर कि नहीं राहु तो नीच का है, बड़ा खराब है, अभी यहाँ जिन परिणामों की चर्चा की जाएगी, यदि आप इन चीज़ों को अपने जीवन में महसूस करते हैं तो समझिए कि राहु आपका बेहतर है, खराब नहीं है। पर यहाँ पे क्या परिणाम रहते हैं उनकी अब चर्चा करते हैं। तो पहली बात, यदि मंगल, और मंगल का ध्यान इसलिए रखेंगे क्योंकि यहाँ पे ये पूरी तरीके से मंगल पे डिपेंडेंट है। राहु यहाँ पे 4 ग्रहों पे डिपेंडेंट होता है, मेनली मंगल और केतु, क्योंकि ये केतु की भी राशि है, और चंद्रमा और लग्न के स्वामी। अगर चंद्र और लग्न के स्वामी और मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है तो ये यहाँ पे राहु जो है खराब व्यवहार करेगा। पर अगर अच्छी स्थिति में है, राहु को सहयोग देते हैं, कंडीशन उनकी अच्छी है, योग अच्छे बना रहे हैं, तो यहाँ पे अच्छे परिणाम देखने मिलेंगे। और सबसे पहले ये व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा तार्किक बनाता है, बौद्धिक बनाता है, यानी आपके अंदर तर्क वितर्क की क्षमता बढ़ी हुई है, लॉजिकल एटीट्यूड है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, विश्लेषणात्मक क्षमता अच्छी होती है, एनालिटिकल अप्रोच होती है। व्यक्ति जो है काफ़ी एक तरीके से इंट्यूटिव बनते हैं, चीज़ों को गहराई में सोचकर समझने की क्षमता उनके भीतर प्रदान करता है। इसके अलावा जिज्ञासु बहुत बनाता है, खास तौर से उन चीज़ों के प्रति जो कि छुपी हुई है, रहस्यात्मक है, ज़्यादा लोग उसके बारे में जानते नहीं, क्योंकि वृश्चिक राशि और राहु दोनों क्या सीक्रेट्स, हिडन थिंग्स, इसलिए तो क्यूरियोसिटी उनके प्रति बढ़ती चली जाती है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को काफ़ी हद तक जो है ये अंतर्मुखी बनाएगा और एक सीक्रेटिव पर्सनालिटी प्रदान करता है, रहस्यात्मक एक व्यक्तित्व। बहुत ज़्यादा व्यक्ति जो है आसानी से ओपन नहीं हो पाते हैं जब तक कि दूसरे पक्ष के ऊपर उन्हें पूरा विश्वास ना हो जाए, क्योंकि राहु क्या है, मन में संदेह पैदा करता है, इसलिए एक यह भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा ये व्यक्ति को, जैसा मैंने कहा, शोधकारक बुद्धि देता है, शोधक बुद्धि, रिसर्च ओरिएंटेड कैपेबिलिटी और सूक्ष्म निरीक्षण की क्षमता, कीन ऑब्जर्वेशन, ताकि आप कोई भी चीज़ है, सब्जेक्ट है या कोई भी अन्य विषय वस्तु है जीवन में, उसमें व्यक्ति एक अनोखे पहलू से चीज़ों को देखना, सोचना और करना, इसकी क्षमता प्रदान करता है। तो पेक्यूलियर और अनयूजुअल वे एक होता है थिंकिंग का, चीज़ों को देखने का और उनको काम करने के लिए। तो थिंकिंग, सीइंग एंड डूइंग द थिंग्स। इसके अलावा राहु जो है ऑब्सेशन का ग्रह माना गया है, तो ऑब्सेशन भी यहाँ पैदा करता है, किसी एक चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण, बहुत ज़्यादा जुनून, तो एक्सट्रीम ऑब्सेशन एंड पैशन। बट यहाँ पे अगर राहु अच्छा है तो ये नकारात्मक ऑब्सेशन नहीं होगा। यहाँ पे व्यक्ति एक अच्छे सेंस में, हम ऑब्सेशन की बात करते हैं कि व्यक्ति जो है एक चीज़ के, कोई भी चीज़ हो सकती है, विषय वस्तु खास तौर से कोई भी हो सकते हैं जीवन में, उनके प्रति एक सकारात्मक जो है जुनून का भाव। तो पैशन एंड ऑब्सेशन इन अ गुड सेंस, नॉट अ बैड सेंस। और ख़ास तौर से ऐसी कोई भी चीज़ जो वर्थवाइल है, जिसकी कोई अपनी जीवन में महत्ता है, उसके पीछे, ये नहीं कि फालतू चीज़ों के पीछे बस भाग रहे हैं, नॉट लाइक दैट। तो ये एक पॉजिटिव ऑब्सेशन एंड एक्सट्रीम पैशन दिखाता है, जिसमें व्यक्ति को, और कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो कोई विषय हो, चाहे वो कलाएँ हों, चाहे कोई अन्य क्षेत्र हो जीवन के, एनीथिंग। और इसके अलावा ये, जैसा मैंने कहा, अंतर्मुखी स्वभाव तो देता ही है, पर व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा बुद्धिशाली बनाएगा। अगर बुध अच्छे हैं कुंडली में तो व्यक्ति काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, तर्क वितर्क की क्षमता होने के कारण तीक्ष्ण बुद्धि होती है, चालाकी, चतुरता होती है। चीज़ें सिर्फ यही नहीं कि किताबी ज्ञान है, व्यक्ति लोगों को और अपने इर्द गिर्द होती हुई चीज़ों को भली भांति समझ पाते हैं, एबिलिटी टू सी बियॉन्ड द थिंग्स हाउ दे आर हैपनिंग, तो वो जो चीज़ है वो यहाँ देखने मिलती है। इसके अलावा ये व्यक्ति को जो है काफ़ी गहरी सोच प्रदान करता है और एक गहरा दृष्टिकोण प्रदान करता है चीज़ों को देखने के प्रति या सोचने के प्रति, तो एक डीप कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग एंड इनसाइट। और ये, इसको ऐसा समझिए कि व्यक्ति किसी भी विषय को लेकर के या वस्तु को लेकर के यही नहीं कि सतही ज्ञान रखेंगे, उनकी चेष्टा होती है कि हम गहराई में उतर कर उस विषय के बारे में पूर्णतः जानकारी हासिल कर सकें, ये नहीं कि बस ऊपर से सुपरफिशियल नॉलेज लेकर उड़ रहे हैं। तो ये कंडीशन यहाँ पे अगर राहु अच्छा है तो नहीं दिखाई पड़ेगी। और ये एक बहुत ही गहरी, जैसे मैंने कहा, कॉन्सेप्चुअल मतलब फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग प्रदान करता है उस सब्जेक्ट के लिए। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, इट डज नॉट मैटर, बट इट प्रोवाइड्स डीप कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग टूवर्ड्स सब्जेक्ट एंड द लाइफ इटसेल्फ, जीवन के प्रति भी। इसके अलावा
ये एक पैटर्न सीकिंग एबिलिटी देता है, यानी कि आप किसी एक जगह पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर उसी में घुल ना जाएं, जबकि यह भी एक आपके भीतर गुण हो कि एक जगह से मैंने जो जानकारी हासिल करी उसका उपयोग कर मैं दूसरी जगह भी उसको लागू कर पाऊं। तो कनेक्टिंग द डॉट्स वाला जो एक पैटर्न सीकिंग एबिलिटी होती है, टू सी द ट्रूथ, टू सी द बिग पिक्चर, वो यहाँ देखने मिलती है। इसके अलावा हालांकि राहु यहाँ पे कुछ भी कितना ही बढ़िया बैठा हो तब भी मन में असमंजस जरूर पैदा करेगा। तो कंफ्यूजन है, फिकल माइंडेडनेस है, ये देखने मिलती है। और अब अगर राहु बेहतर है तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपका कन्फ्यूजन कम होते जाएगा, धीरे धीरे आपको एक मेंटल क्लैरिटी बेहतर मिलेगी। पर अगर ख़राब है तो ये ताउम्र बहुत परेशान करेगा, अभी उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा ये वृश्चिक और राहु दोनों ही बहुत भारी परिवर्तनों को दिखाते हैं, उतार चढ़ावों को दिखाते हैं। तो हमारे जीवन में ये पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी बड़ा जिम्मेदार बनता है, खास तौर से अगर आप राहु की महादशा अंतरदशाओं से गुजर रहे हैं और कोई अन्य ऐसे ग्रह हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, तो ये एक मेजर पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन देने की शक्ति रखता है। अगर राहु बेहतर है तो निश्चय ही ये जो परिवर्तन होगा व्यक्तित्व में, ये सकारात्मक परिवर्तन होगा, नकारात्मक नहीं होगा। मतलब कि ऐसी परिस्थितियां जिन्होंने आपकी परीक्षा ली, आपको संघर्ष में डाला, पर आप उस संघर्ष से जूझकर, उससे लड़कर जीतते हैं और एक सकारात्मक व्यक्तित्व के व्यक्ति बनकर उभरते हैं। यह नहीं कि आपको जीवन में कोई भी दुख भरी समस्याएं आई और जो एक अनएक्सपेक्टेड सरकमस्टांसेस थे उन्होंने आपको और तोड़ा, पर उसके बाद आप कभी उठ ही नहीं पाए। तो परमानेंट डाउनफॉल वाली कंडीशन नहीं देता और ज़्यादा पहले से निगेटिव पर्सनालिटी आपकी बन गई, तो ये कंडीशन बिल्कुल नहीं होगी। अगर जैसा मैंने कहा राहु अच्छा व्यवहार कर रहा है, मंगल, चंद्रमा और लग्न के स्वामी बेहतर हैं, तो ये कभी देखने नहीं मिलेगा कि निगेटिव पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, लॉजिकल होता है, स्केप्टिकल होता है, पर इसका ये अर्थ नहीं है कि वो एक बैड पर्सन बन जाए, वो नहीं होगा इधर अगर अच्छा है तो। इसके अलावा ये जैसा मैंने कहा ये अनुभवों से सिखाता है। व्यक्ति अपने जीवन में ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, पर उस ज्ञान का एक आकांक्षा होती है व्यक्ति के भीतर कि जो भी मैंने अपने जीवन में सीखा है, जाना है, उसका उपयोग कर मैं अपने जीवन को बदल सकूं, अपने आप को बदल सकूं, अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकूं। वो जो परिस्थिति है उसके लिए राहु बहुत यहाँ पे व्यक्ति को प्रेरित करता है। तो यहाँ पे देखिए कितने बेहतर परिणाम हैं राहु के जो देखने मिलते हैं, तो इससे भय खाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। इसके अलावा राहु जो है हर वह चीज़ जो छुपी हुई है, दबी हुई है, ज़्यादा लोग उसके बारे में नहीं जानते, और ख़ास तौर से कोई भी ज्ञान कुछ भी हो सकता है, वो हिडन एक्सक्लूसिव इंपॉर्टेंट नॉलेज ऑफ एनी काइंड, चाहे वो मटेरियल नॉलेज हो या स्पिरिचुअल नॉलेज हो, ये तो कुंडली पर डिपेंड करता है, पर उसके प्रति व्यक्ति का एक आकर्षण और जुनून पैदा करेगा, जो आपको अभी पहले भी बताया। इसके अतिरिक्त वृश्चिक राशि जो होती है वो मंगल की है, तो इसके अंदर एक अग्रेसिव गुण होता है। तो राहु जो है यहाँ पर अगर बेहतर है, मंगल से सपोर्ट पा रहा है, तो व्यक्ति के भीतर एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी देता है। यही नहीं कि हम सिर्फ सोच रहे हैं, सोच में ही डूबे पड़े हैं, ये व्यक्ति को यह भी प्रेरित करता है कि आप गहरी सोच रख रहे हैं, गहरा ज्ञान रख रहे हैं, आपने चीज़ों को समझा है, उन दृष्टिकोणों से समझा है जो शायद दूसरे लोग आसानी से नहीं समझते। परंतु ये ज्ञान, ये सारी चीज़ें जो आपने सीखी, ये आपके तब तक काम नहीं आएंगी जब तक आप इसको अपने ऊपर उतार कर अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास नहीं करते। तो ये व्यक्ति को प्रेरित करता है कि थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड भी बनिए। सिर्फ सोचते रहेंगे और काम कुछ नहीं करेंगे तो उसके भी कोई परिणाम नहीं हासिल होना। इसलिए व्यक्ति जो है कदम बढ़ाने के लिए अग्रसर होते हैं, मेहनत कश होते हैं, डेडिकेटेड अप्रोच दिखाई पड़ती है। हालांकि थोड़ा ढीलम सा ही रहेगी, अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक वर्कहोलिक अप्रोच नहीं नज़र आती, बट द पर्सन डज नॉट लीव द टास्क इन बिटवीन। ये नहीं कि एक काम को शुरू करा, अधूरे में छोड़कर कुछ नया चालू कर दिए, ये नहीं होता है। आप एक चीज़ पकड़ेंगे, भले ही उसमें लंबा वक्त लगे, मेहनत लगे, बहुत आपको जूझना पड़े, पर आप उसे पूरा करते हैं और एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अच्छी देगा। ये एक अच्छा गुण है राहु का यहाँ पर। इसके अलावा ये व्यक्ति के भीतर जो है राहु कारक होता है भय का, और वृश्चिक राशि क्योंकि अनसर्टेनिटी की होती है, जीवन में स्थिरताओं की, इसलिए हमारे भीतर भय पैदा करते हैं। परंतु अगर राहु अच्छी परिस्थिति में है, अन्य ग्रहों से उसको सहयोग है, तो ये आपके भीतर उतना भय नहीं पैदा करेगा, ये नर्वसनेस दे सकता है। नर्वसनेस और फियर में फ़र्क होता है।
तो नर्वसनेस थोड़ी बहुत हो सकती है सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण, कम होने के कारण। परंतु आप अगर बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन की मैं बात करूं कि 24 घंटे बस भय में ही जी रहे हैं, वो परिस्थितियां नहीं होती। और समय के साथ 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 जैसे जैसे मैंने कहा कन्फ्यूजन दूर होगा, मेंटल क्लैरिटी आएगी, वैसे वैसे आपका भय भी खत्म होता चला जाता है। और ये व्यक्ति को एक बहुत ही खुली मानसिकता प्रदान करता है, ओपन और ब्रॉड माइंडेड बनाता है। ये नहीं कि आप रूढ़िवादी हैं, अंधविश्वासी हैं और एक बहुत ही छोटी संकीर्ण सोच के विचारधारा के व्यक्ति हैं, वो ये राहु नहीं देगा। ये खराब होगा तब ये देगा, पर अगर ये अच्छा है तो यह कतई नहीं देगा। तो यहाँ पे व्यक्ति को अनऑर्थोडॉक्स बनाता है, एक विद्रोही मानसिकता कि अगर कोई चीज़ गलत हो रही है समाज में, वो कितनी ही जो है लोग उसको सराहें, पर व्यक्ति को अगर ये लगता है कि नहीं जो किया जा रहा है वह गलत है, तो उसके प्रति विद्रोह भी करते हैं, रिबेलियस एटीट्यूड होता है। दूसरा जिद्दीपन देता है, एक बार अगर हमने कोई फैसला किया तो हम उससे डिगने वाले नहीं हैं। राहु ये जिद प्रदान करता है और ये जिद सकारात्मक होगी, ये बच्चों वाली जिद नहीं होती है। तो आपको अपना भला बुरा पता हो करके आप किसी निर्णय पे आएंगे और उसके बाद उस पर अडिग होंगे कि नहीं, मुझे ये मैंने जो सोचा ये सही है और मैं इस पर अब कायम हूँ, अब मुझे इस पर मैं दूसरों की इस पर नहीं सुनूंगा। तो ये सकारात्मक जिद है, तो वो ये प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त जैसा मैंने कहा कि आपको ये अपनी सोच के प्रति मतलब ये प्रेरित करता है कि खुद आप अपनी एक पहचान ढूंढिए, खुद अपनी पहचान ढूंढिए। क्योंकि देखिए यहाँ जितने मैं बात कर रहा हूँ, राहु होता है परसोना का ग्रह, वो चीज़ जो है नहीं पर आपको लगता है कि मौजूद है, तो इट इज़ अ फेक रियलिटी। तो राहु अगर नीच का हो जाएगा तो उस फेक रियलिटी को काटेगा। तो यहाँ यह बात आती है कि अगर अच्छा बिहेव कर रहा है तभी काटेगा, वरना नहीं काटेगा। अगर अच्छा बिहेव कर रहा है तो ये व्यक्ति को ये इतना समय के साथ एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, अनुभव जीवन में प्राप्त करते हैं, आपकी व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है, वैसे वैसे ये आपको एक फर्म कैरेक्टर का इंसान बनाता है। यानी कि आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास है, आप जानते हैं कि आप कौन हैं, मैं कौन हूँ मुझे मालूम है। तो मैं अपने आप को सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं देखूंगा, यानी आई एम नॉट गोइंग टू बी अ पर्सन हु इज सीकिंग सोशल वैलिडेशन ऑल द टाइम। ये चीज दिखाई पड़ती है। तो हम सामाजिक मान्यीकरण के पीछे भाग नहीं रहे हैं, लोगों की ओपिनियन से अपने आप को नहीं देख रहे हैं। हम अपने आप को जानते हैं कि हमारे भीतर अच्छाइयाँ क्या हैं, बुराइयाँ क्या हैं। एक इम्पार्शियल व्यू अपने आप का ये राहु प्रदान करता है। हालांकि ये बड़ी एक दुर्लभ स्थिति होती है, हर केस में नहीं होता है, पर ये पॉसिबल है, इसलिए आपको बता रहे हैं। इसके अलावा ये व्यक्ति को काफ़ी लक्ष्यबद्ध बनाता है, यानी मुझे गोल ओरिएंटेड जिसको कहें, कि मुझे एक बार मैंने सोचा कि मुझे ये प्राप्त करना है जीवन में, तो पहले कन्फ्यूजन होगा व्यक्ति को। कन्फ्यूजन होने के बाद जब एक क्लैरिटी आती है तो व्यक्ति गोल अपना समझ पाते कि मेरा ये लक्ष्य है, अब मैं ये कर सकता हूँ, मैं अपनी स्किल्स पहचानता हूँ, मुझसे ये बेहतर होगा। तो हो सकता है पहले कन्फ्यूजन हो गोल्स को लेकर, पर बाद में जब क्लैरिटी आती है कि नहीं, आई एम केपेबल ऑफ दिस एंड आई कैन डू दिस, तब वो एक मेहनतकश व्यक्ति बनाएगा और आपको सफलता भी प्रदान करेगा। जो आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, मेहनत करके प्राप्त भी कर पाते हैं। इसके अलावा भावनाओं के संबंध में राहु यहाँ बहुत बेहतर फंक्शन नहीं करता है। या तो एक भावनात्मक असंतुलन की स्थिति देखने मिलती है, अब वो अच्छा भी होगा तो भी, कि या तो इमोशंस काफ़ी अधिक हो रहे हैं या काफ़ी कम हो रहे हैं। मतलब व्यक्ति काफ़ी एक इमोशनली रिजर्व्ड टाइप का व्यक्ति यहाँ पे देखने मिलेगा। इसके अतिरिक्त ये वासना, शरीर में काम वासना बढ़ाएगा। और राहु अच्छा बैठे या खराब बैठे, ये दोनों ही परिस्थितियों में इट इंक्रीजेज द बॉडीली लस्ट एंड सेक्सुअल डिजायर, नो मैटर व्हाट, कैसी भी कंडीशन में बैठे ये दिखाई पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस कोई दूसरे ग्रह बर्बाद नहीं हो जा रहे हैं, तब तक ये परिस्थिति अक्सर देखने को मिलती है। इसके अलावा ये व्यक्ति के भीतर, जैसा मैंने कहा, अस्तित्ववाद दुश्चिंता देता है, यानी एग्जिस्टेंशियल आंग्स्ट या एंग्जाइटी। पर अगर राहु बेहतर है तो व्यक्ति इसको समझ पाते हैं और अच्छे आध्यात्मिक योग बनते हैं। तो ये परिस्थिति बहुत ही बेहतरीन मानी जाती है हर प्रकार की गुप्त विद्याएं और कलाओं के लिए, ऑकल्ट साइंस के लिए, कुछ भी हो सकती हैं, ज्योतिष, तंत्र, राजयोग, ज्ञान योग, साधना, धर्म, अध्यात्म, समाधि, आत्मबोध, मोक्ष, ये सब परिस्थितियों के लिए बड़ा ही बेहतर माना जाता है। नो डाउट ये विलक्षण स्थिति है, परंतु ये संभव है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद, उनकी कुंडली में राहु 12वें स्थान में नीच का होकर के ही बैठा है। और वहां देखिए कि राहु की ही महादशा में, जब वो राहु की महादशा में थे, इन दैट पीरियड ओनली ही गॉट निर्विकल्प समाधि।
उसी महादशा में उनको निर्विकल्प समाधि प्राप्त हुई थी। तो राहु उस परिस्थिति में बेहतरीन परिणाम दे रहा है, जो यहाँ सारे अभी तक मैंने आपकी चर्चा करी। और इसके अलावा जो है जैसा मैंने कहा, स्वामी जी के केस में अगर आपको देखने को मिलेगा कि वो सिर्फ ज्ञानी ही नहीं थे, ज्ञान का उन्होंने अपने ऊपर लागू भी करके अपने आप को बदला था। उस विलक्षण स्थिति जो दुर्लभ कही जाती है, निर्विकल्प समाधि को प्राप्त किए थे। तो ये बहुत नो डाउट एक रेयर कंडीशन है, पर इसका ये अर्थ नहीं कि संभव नहीं। तो ये परिस्थिति बिल्कुल संभव है, इसलिए हमने आपकी इसके लिए चर्चा करी। तो ये व्यक्ति को ये बनाता है कि सिर्फ पढ़ पढ़ के पंडित मत बन जाइए, रट डाला है, आता सब कुछ है, दूसरों को ज्ञान दिखाने के लिए आप बहुत उनके सामने दिखाएंगे कि नहीं हमें बहुत कुछ आता है, पर हकीकत में आपका खुद का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन शून्य है। तो ये परिस्थिति में राहु जो है अगर अच्छा है तो ये बिल्कुल हमेशा मोटिवेट करेगा, क्योंकि राहु ज्ञान का ग्रह नहीं है। राहु अगर वृश्चिक में गया और अच्छा बेहतर महसूस कर रहा है, अच्छे परिणाम दे रहा है, तो वो हमेशा आपको जो है फ़ायदा पहुंचाएगा कि देखिए जो आप पढ़ चुके हो उसको अपने ऊपर लागू भी करो। ये बात आती है। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ नीच का होता है और वहाँ पे धनु में नहीं। तो अब ये तो अच्छे गुण थे। अब जो है हम यहाँ बात करेंगे राहु के नकारात्मक गुणों के बारे में भी अब बात करेंगे, पर उससे पहले यहाँ पर मैं केतु से जो है पहले बात करना चाहूँगा, फिर इस पॉइंट को, इस केस को आगे लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है केतु और राहु के नकारात्मक हो जाने के सिमिलर रिजल्ट नज़र आएंगे, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए तो पहले अब जो है सेकंड केस लेते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि यदि केतु राहु से अधिक ताकतवर है तो राहु उसके अधीन रह के परिणाम देगा और कैसे रिजल्ट दे सकते हैं, इनकी बारे में चर्चा करते हैं। तो यदि शुक्र चंद्रमा लग्न के स्वामी अच्छे बैठे हैं और केतु को सहयोग देते हैं, अच्छे योग बनाते हैं, तो ये कंडीशन बहुत अच्छी मानी जाती है भौतिक प्रगति और सफलता के लिए। इट गिव्स क्वाइट गुड मटेरियल प्रोग्रेस। तो लोग जो कहते हैं कि केतु कुछ नहीं देता, बिल्कुल देता है। अगर शुक्र से संबंध अच्छा है, चंद्रमा लग्न के स्वामी सहयोग देते हैं, धन योग कुंडली में अच्छे बने हुए हैं, आपको अन्य योग निश्चय ही देखने होंगे। ये बात नहीं है कि अन्य योग ना देखें। मान लीजिए आपके धन योग कमजोर हैं, लाभ और धन के स्वामी अच्छे नहीं बैठ रहे, तो नो डाउट परेशानियाँ होती हैं। पर अगर वो बेहतर स्थिति में है तो केतु को यदि अच्छा व्यवहार वो कर रहा है तो वो आपको जीवन में भौतिक प्रगति और सफलता प्रदान करता है। तो चाहे वो धन हो, संपत्ति हो, आपका करियर हो, जीवन में कोई मान पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति सम्मान हो, हर प्रकार की भोग विलास की वस्तुएं सुख साधन जो सृष्टि में उपलब्ध हैं, चाहे वो घर हो, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, साज सज्जा के सारे संसाधन, हर वह चीज़ जो व्यक्ति सोचता है कि नहीं इट इज़ अल्ट्रा लग्जूरियस और लग्जूरियस एंड आई शुड गेट दैट, वो कंडीशन यहाँ पे केतु फुलफिल करता है। मेहनत करेंगे तो ये व्यक्ति को ये सब चीज़ें प्राप्त भी करवाता है। पर एक जो खास बात यहाँ नज़र आती है, और इसके लिए जैसा मैंने कहा अन्य योग ज़रूर देखिए, पर अगर जो खास बात यहाँ नज़र आती है वो ये है कि केतु क्योंकि इस राशि में नीच का है, इस वजह से आपके भीतर एक लगातार एक भाव उत्पन्न करके रखेगा कि भले ही आप जीवन में कितने ही आप सफल इंसान बन जाएं, आप कितने ही जो है एक लग्जूरियस लेविश लाइफ स्टाइल जी रहे हों, परंतु हमेशा अंदर से एक कांस्टेंट सेंस ऑफ इनर एम्प्टीनेस एंड डिससेटिस्फैक्शन पैदा करता है। अंदर से ये हमेशा व्यक्ति को ये अधूरापन लगना कि मेरी जीवन में कुछ ना कुछ शेष है, मुझे ये सारी भोग विलास की वस्तुएं और सारी जीवन में भौतिक प्रगति सफलता पा जाने के बावजूद भी संतुष्टि नहीं है, कुछ ना कुछ है जो छूटा हुआ है, कुछ ना कुछ है जो मेरे अंदर अभी भी ये कहता है कि मैं अधूरा हूँ। तो ये जो बात है ये केतु दिखाएगा यहाँ पर, क्योंकि इट गिव्स कॉन्स्टेंट इनर एम्प्टीनेस, सेंस ऑफ इनर एम्प्टीनेस एंड डिससेटिस्फैक्शन। और अब ये मेन पॉइंट है जो अब बात करेंगे, जिसके बारे में कि ये कंडीशन केतु की अच्छा बैठे या खराब बैठे दोनों परिस्थितियों में होगा। परंतु अगर केतु जो है अच्छा है, जिसकी अभी चर्चा हो रही केस में कि यदि अच्छे व्यवहार करेगा और सपोर्ट अच्छा है ग्रहों से, देन वो आपको यह भी मार्ग दिखाएगा कि आप भौतिक जगत से मिलने वाली सारी चीज़ों से कभी भी संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकते। You will never feel contented from material world, no matter how much you gain from that. इस बात का एहसास केतु कराता है और व्यक्ति उसे समझ पाता है। यही अच्छे केतु की निशानी, क्योंकि अगर ये खराब होगा तो व्यक्ति कभी भी नहीं समझेगा, नेवर एवर। वो ये फील जरूर करेंगे पर उनके दिमाग में ये कभी भी बात दूर दूर तक नहीं घुसेगी कि इसका उपाय क्या है, मैं किस तरफ बढ़ूं। तो केतु यहाँ पे आपको प्रेरित करता है माया से निकलकर
अपने अंदर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मबोध की ओर बढ़ने के लिए, धर्म आध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, ताकि आप अपने आप को जान सकें कि आप कौन है, और परमानंद जहाँ छुपा है उसके प्रति जाने के लिए आपको मोटिवेट करेगा, प्रेरित करेगा। तो ये अच्छे केतु की निशानी है, और ये तभी होगा जब शुक्र चंद्र लग्न के स्वामी अच्छे हैं, केतु को सहयोग देते हैं, अन्यथा ये संभव बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि व्यक्ति ये जान पाते हैं कि उनको इसमें संतुष्टि नहीं मिल रही, परंतु अब इसके प्रति जब बढ़ते हैं अपने आप को जानने के लिए, तो वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो अध्यात्म हो, दर्शन शास्त्र हो, ज्योतिष विज्ञान हो, कोई अन्य गुप्त विज्ञान हो, अकल्ट साइंस के क्षेत्र हो। तो व्यक्ति अपने जीवन के जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, बिग क्वेश्चंस ऑफ लाइफ, मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये सब चीज़ों के प्रति व्यक्ति को बड़ा मोटिवेट करता है। और यही नहीं कि आप खाली ये क्वेश्चन पूछें, इनका उत्तर भी खोजने के लिए प्रेरित करेगा। और उत्तर खोजेंगे तो क्या करेंगे, ज्ञान प्राप्ति होगी। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद राहु सामने बैठा तो क्या करेगा, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, कि अपने भीतर उतारो। तो प्रैक्टिकलिटी होती है जीवन में कि टू चेंज देयर लाइव्स, यही नहीं कि बस जान तो लिया, करना धरना कुछ नहीं है। तो ये कंडीशन यहाँ पे दिखाई देती है, और ये बड़े अच्छे परिणाम है केतु के जो यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा यदि कुंडली में अच्छे आध्यात्मिक योग बने हुए हैं तो ये वाकई में व्यक्ति को गहन वैराग्य प्रदान करता है, ट्रू वैराग्य, ट्रू डिटैचमेंट। ये नहीं कि व्यक्ति मुंह पे तो बोल रहा है कि बस दुनिया से हमें कोई लेना देना नहीं और हमेशा बस दुनिया में ही घुसे हुए हैं, तो ये कंडीशन नहीं होती। अगर अच्छे आध्यात्मिक योग हैं तो व्यक्ति के भीतर वाकई में वैराग्य प्रदान करेगा, और या फिर त्याग पूर्वक भोग की जो है परिस्थिति प्रदान करता है। हर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा वैरागी बन जाए, घर द्वार छोड़कर संन्यास ले ले, नहीं है इतनी शक्ति हर व्यक्ति के भीतर। तो वो अपने गृहस्थ आश्रम में सृष्टि में रहते हुए ही त्याग पूर्वक भोग का जो है प्रयोग कर सके, उसका उपयोग कर सके, ये तो दिखा ही सकता है केतु। इसके अलावा ये डिटैचमेंट तो ज़रूर देता है, पर डिटैचमेंट उन चीज़ों के प्रति भी दिखाई पड़ेगा जहाँ पे केतु जिन भावों में बैठा हुआ है। तो डिटैचमेंट या लॉस ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू द हाउस जहाँ केतु बैठा हुआ है उससे देखने मिल सकता है। मान लीजिए पहले भाव में केतु बैठा है तो यहाँ पे व्यक्ति को संपन्न बनाएगा। अच्छा, अगर व्यवहार अच्छा कर रहा है तो हम उसी केस की अभी चर्चा कर रहे हैं, तो इफ़ इट इज़ अ गुड वन तो आप जो है एक सफल व्यक्ति हैं, जीवन में सारी चीज़ें अच्छी प्राप्त करेंगे, परंतु फिर भी क्या है, अंदर से तृप्ति नहीं होती। और दूसरे व्यक्ति समझेंगे कि बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, बट आप खुद को समझेंगे कि नहीं, हम इतने श्रेष्ठ नहीं है। तो पीपल थिंक दैट यू आर ग्रेट बट यू डू नॉट थिंक दैट यू आर ग्रेट। तो ये चीज़ देखने मिलती है। इसके अलावा चौथा भाव मान लीजिए है तो माँ है, माँ से या तो समस्याएं रहीं या माँ को समस्या रहीं, माँ से जो एक पालन पोषण मिलना चाहिए था वो शायद ना मिला हो। कोई भी ऐसी चीज़ें जो चौथे भाव से जुड़ी हैं संबंधों को लेकर, जो आपको एक मटीरियल सेटिस्फैक्शन नहीं इनर सेटिस्फैक्शन देती हैं, उनकी बात हो रही है। क्योंकि मटीरियल सेटिस्फैक्शन तो केतु दे सकता है अगर अच्छा है, परंतु जो इंटरनल इमोशनल सेटिस्फैक्शन है उसे काट देगा। तो चौथे भाव में गाड़ी बंगला ये सब भी आता है, पर वो सब यहाँ पॉसिबल रहता है। बट द थिंग इज मदर, फोर्थ हाउस इज इनर पीस एंड सेटिस्फैक्शन, उसे काटता चला जाएगा। इसके अलावा जैसे सातवां भाव है तो ऐसी सेम परिस्थिति विवाह को लेकर देखने मिलेगी। पर बिजनेस का होता है तो उसमें अच्छा आदमी प्रदर्शन कर पाएगा, पर विवाह में दूरियां हैं, आपस में किसी प्रकार की जो है असंतुष्टि का भाव है, एनीथिंग विच क्रिएट्स अ बैरियर बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ कैन बी सीन। फिर ऐसे ही आपको अन्य भाव भी देखने हैं। अब दूसरा क्या है कि वृषभ राशि परिवार की भी होती है, धन के अलावा फैमिली की। तो ये भी दिखाएगा कि किसी प्रकार का जो एक लैक ऑफ अफेक्शन है, कि आपको वो प्रेम जो मिलना चाहिए था वो शायद ना मिला हो। हाँ, तो इनर इमोशनल सेटिस्फैक्शन तो वो यहाँ देखने मिल सकता है। और जैसा मैंने कहा इट कैन बी रिलेटेड टू एनी फैमिली मेंबर। तो मान लीजिए अगर 9वें भाव में है तो वो पिता को दिखा सकता है, चौथे में है तो माँ को दिखा सकता है, तीसरे में है तो भाई बहनों को दिखा सकता है, 7वें में है पत्नी को दिखा सकता है, 5वें में है तो संतानों को दिखा सकता है, ऐसे भी पॉसिबल है। या फिर व्यक्ति जो है कभी जॉइंट फैमिली में ना रहा हो, या रहा भी हो तो बड़ी कलेश रहे हों, बड़ा ही खराब परिवार का वातावरण रहा हो, ऐसी चीज़ें देखने मिल सकती हैं। इसके अलावा ये जो है बड़ी ही अच्छी परिस्थिति मानी जाती है, क्योंकि केतु क्या है, पूर्व जन्म कर्म, मतलब वह चीज़ें जो आप पहले से ही प्राप्त कर चुके हैं पर आपको शायद मालूम नहीं है, या फिर यू आर नेचुरली गुड एट इट। तो इट इज़ फेवरेबल फॉर ब्रिंगिंग नेचुरल स्किल एंड टैलेंट
और नॉलेज एंड रिसोर्सेज रिलेटेड टू द थिंग्स ऑफ द हाउस वेयर इट इज सिटिंग। तो जिस भाव में वो बैठा रहेगा उससे जुड़ी हुई चीज़ों को, गुणों को व्यक्ति को नेचुरली देता है। हालांकि व्यक्ति का बहुत ज़्यादा हो सकता है उसके प्रति रुझान ना रहे, मतलब यू आर इंटरेस्टेड बट यू आर नॉट ड्रिवन बाय दैट। ड्रिवन जो होता है वो राहु करवाता है, तो राहु इज पैशन, केतु इज डिसपैशन। इसलिए तो वो हो सकता है कि भाव को देखिए, मान लीजिए 8वां भाव है, तो 8वें भाव में अगर है तो व्यक्ति काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड है, चीज़ों का गहन ज्ञान रखता है, हर जो चीज़ें छुपी हुई हैं उसमें वो नेचुरल है, उसको ऑब्वियसली पता चले। लोगों के लिए हो सकता है बड़ा कठिन हो पर उसके लिए आसान है, परंतु उसका जो नेचुरल इंक्लिनेशन है वो जहाँ राहु बैठेगा वहाँ दिखाई पड़ेगा। अष्टम भाव में नेचुरल स्किल है, तो बट नेचुरल अट्रैक्शन इज टुवर्ड्स वेयर राहु इज सिटिंग, ऐसा देखने मिलता है। फिर क्योंकि शुक्र इसके, शुक्र का राशि होती है ये, इसलिए ये कला, संगीत, सृजन, इन सब के लिए बड़ी अच्छी मानी जाती है। तो इट इज़ गुड फॉर क्रिएटिविटी, आर्ट्स, एस्थेटिक्स। और सबसे बड़ी बात होती है कि केतु जो है यहाँ पर बाहरी आकर्षण और खूबसूरती को तवज्जो नहीं देता। इट ड्राइव्स द पर्सन टू सीक द एसेंस ऑफ ब्यूटी इन द थिंग्स, नॉट मियरली फिजिकल एंड मटीरियल अट्रैक्शन। प्रेरित करता है व्यक्ति को। तो ऐसे व्यक्ति जो संगीत है, कला है, हर प्रकार की कलाएं, लेखन है, कविता है, इन सब में मर्म खोजते हैं, इन सब में खूबसूरती दिखाई देती है, इन सब में प्रकृति का दर्शन होता है, वो चीज़ यहाँ पे देखने मिलती है। ना कि एक शारीरिक जो है उपभोग के लिए व्यक्ति अपनी वासना के द्रवित हुए उसके पीछे भाग रहा है, वैसा आकर्षण नहीं पैदा करता है। तो ये चीज़ जो है बड़ी अच्छी यहाँ देखने मिलेगी अगर केतु बेहतर है। तो अब बात करते हैं तीसरे केस की, कि यदि शुक्र चंद्र लग्न के स्वामी अच्छी स्थिति में नहीं है और केतु इसमें नीच का होता है, जैसा मैंने कहा, तो नकारात्मक परिणाम देने में संभव है। और केतु और राहु यहाँ पे लगभग एक जैसे ही परिणाम देंगे। कुछ एक केतु के पहलू हैं, राहु के पहलू हैं, जिनको हम आप चर्चा करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक नोट के तौर पे बात कहना चाहूँगा कि जो भी अब बातें होंगी आप उनको गौर से कुंडली में पहले आकलित करें। राहु केतु की एनालिसिस इतनी आसान नहीं होती है क्योंकि उनका अपना स्वभाव नहीं होता है। तो आपको पहले ये देखना होगा कि उनके किस ग्रह, किस भाव में है, किस ग्रह की ये साथ बैठे हैं, किस नक्षत्र में है, ये देखना पड़ता है, और कैसे योग बना रहे, तब किसी नतीजे पे पहुँचें। अब जो बातें की जाएंगी वो नकारात्मक हैं पर समाज में व्याप्त हैं, जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। इसलिए आपको सिर्फ ज्ञान के स्रोत की तरह इसे लेना है और कुछ भी नहीं। किसी भी निष्कर्ष पर सीधे मत आइए, बिना गहराई में विश्लेषण करें। तो अब यहाँ पे बात करेंगे, यदि राहु केतु खराब हैं, मतलब मंगल, शुक्र, चंद्रमा लग्न के स्वामी अच्छी स्थिति में नहीं बैठे हैं, खराब जा रहे हैं। और इस केस में एक खास बात ये होगी कि अगर केतु कमज़ोर पड़ गया तो राहु कमज़ोर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि का कंट्रोलर कौन है? मंगल भी है और केतु भी है। तो अगर केतु खराब हुआ तो राहु अपने आप चला जाएगा, भले ही मंगल आपका बढ़िया बैठा रहे। तो कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे, नेगेटिव रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। तो यू कैन नॉट एस्केप दैट। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर केतु पर ज़्यादा जो है जिम्मेदारी है, यहाँ पे अगर केतु खराब हो रहा है तो राहु को ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। तो रिजल्ट क्या देखने मिल सकते हैं कि अगर जो है ये परिस्थिति जो है बन जाए कि अशुभ जा रहा है, तो पहली बात तो ये केतु जैसी परिस्थिति में है तो ये खराब भाषा पैदा कर देगा। यानी वृषभ राशि काय की होती है? आपके फूड इनटेक और स्पीच की होती है, वाणी की होती है। तो वाणी खराब कर देता है, तो इससे हम जो है स्पीच प्रॉब्लम्स भी देख सकते हैं, बैड अब्यूजिव हर्टफुल स्पीच भी दे सकते हैं, मतलब बहुत ही खराब जो है भाषा का प्रयोग, हाँ, अपशब्दों का प्रयोग, गाली गलौज कर रहे हैं, लोगों को हाथापाई कर रहे हैं, बहुत ही गंदी घिनौनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और ऐसी ठेस पहुंचा देने वाली जो चुभ जाए, लोगों के एक होता है ना, हृदय को चीर के रख दे, ऐसी गंदी भाषा का प्रयोग केतु दिखा सकता है। इसके अलावा वो सारी भाषाएं क्या करेंगे? आपके रिश्ते ख़त्म कर डालेंगे। बिकॉज सेकंड हाउस क्या होता है? टॉरस क्या है? फैमिली। जो वो लोग जो आपके परिवार के हैं, तो आपकी भाषा आप खुद अपने द्वारा अपने संबंधों को काट डालते हैं, ख़त्म। इसके अलावा केतु जो है, केतु राहु दोनों ही, यहाँ दोनों के ही सिमिलर रिजल्ट हैं। तो यहाँ अब यह भी रहता है कि जो हमने भौतिक प्रगति और सफलता की बात करी थी वो अब नहीं दिखाई देती,
क्योंकि यहाँ पे अब क्या होगा कि वृषभ में अगर बैठ करके राहु केतु खराब हो गए, केतु खराब हो गया और राहु अच्छा बिहेव नहीं कर रहा, तो इससे ये पता चलेगा कि पैसा मतलब धन संपत्ति और जो भी हमने करियर पावर पोजीशन स्टेटस इन सब की जो बात करी थी, लग्जरीज वेल्थ प्लेजर्स की, ये सब घटते चले जाते हैं। या तो व्यक्ति को जीवन में प्राप्त नहीं होते, प्राप्त होते हैं तो एकदम से खत्म हो जाते हैं और फिर दोबारा कभी नहीं मिलते। और या फिर इनके जैसा मैंने कहा अगर होंगे भी तो यू विल नेवर फील सेटिस्फाइड एंड कंटेंट, एंड द मेन प्रॉब्लम विल बी दैट यू विल नेवर रिकॉग्नाइज योर इनर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। इनर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो थी, अस्तित्व दुश्चिंता जो इंसान महसूस करता है, इनएबिलिटी टू फील प्लेजर डिस्पाइट हैविंग एवरीथिंग, वो चीज़ नहीं दिखाई पड़ती और उसको रियलाइजेशन भी नहीं होगा कि ये किस तरफ मुड़ने से ये ठीक हो सकता है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि व्यक्ति एक भौतिक जगत में उलझ के रह जाता है। तो आपको लगता है कि नहीं अभी मैंने जो है 1 करोड़ रुपए कमाए तो मेरे को खुशी मिलेगी, जिस दिन कमा लिए उस दिन महसूस करेंगे कि कोई खुशी नहीं हो रही, तो चलिए अब 10 करोड़ कमाते हैं, ऐसे 100 करोड़ कमाते हैं, तो ये नेक्स्ट टारगेट बनाते रह जाएंगे, पूरा जीवन खत्म हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जीवन के अंतिम समय तक कोई सुख कोई खुशी नहीं होती, अंदर से व्यक्ति अधूरा अकेला और उन्माद से भरा ही हुआ महसूस करता है, भले ही जीवन में कितना ही कामयाब हो। पर अगर केतु और राहु खराब है तो आपकी कामयाबी पूरी जिंदगी टिकेगी नहीं, ये भी बात है। अगर अच्छे होंगे तभी टिकेगी, वरना नहीं टिकेगी। और दूसरी बात यह भी आती है कि जैसा मैंने कहा कि व्यक्ति को अगर अच्छा था तो ये मोटिवेट करता था कि भाई पहचानो, अध्यात्म के रास्ते पर बढ़ो। अब यहाँ अध्यात्म कुछ नहीं होगा, तो यहाँ क्या होगा, मानसिक रोग जकड़ने लग जाते हैं इंसान को। तो आप जो है वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को ना जानते हुए कि मैं ये जो फील कर रहा हूँ ये कोई क्राइसिस, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं, कुछ और है, तो यहाँ व्यक्ति क्या हो जाता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पैनिक, फियर, फोबिया, हर प्रकार के मेंटल, साइकोलॉजिकल, साइकोटिक डिसऑर्डर्स देखने मिल सकते हैं। एवरी काइंड, छोटे से लेके बड़े तक। जो लोग कई वर्षों से जो इलाज करा रहे हैं वो मतलब डिपेंडेंट ऑन एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन, एंटी डिप्रेसेंट्स, ये चीज़ हो सकता है उसका कुछ और कारण भी हो, पर अगर राहु केतु दे रहे हैं तो अक्सर इस राशि में बैठने पर ये, और खास तौर से अगर चंद्रमा इस तरीके का है तो ये निश्चय ही आपके भीतर पैदा ज़रूर करेंगे क्या, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, बट यू विल नॉट रियलाइज, आपको लगेगा ये कुछ और है। और उस चक्कर में भय इतना पैदा होता है, अपने ऊपर आत्मविश्वास व्यक्ति पूर्ण तरह खोता चला जाता है और डरा हुआ जीवन जीते हैं 24 घंटे, वो चीज़ ये आती है। तो उस पर फिर अल्टीमेटली क्या होगा, सिंस यू आर नॉट मूविंग टूवर्ड्स योर ट्रू सेल्फ एंड यू डू नॉट नो द रियलिटी, यू विल ऑलवेज बी इन फियर all the time, and now in order to survive you have to depend on medications, ये चीज़ देखने मिलती है। इसके अलावा ये कई सारे नकारात्मक गुणों को बढ़ाता है, पर सबसे पहले ये षड्रिपु जो है, षड विकार हैं मानव शरीर में, उनकी वृद्धि बहुत तेजी से करते हैं और 6 के 6 बढ़ेंगे यहाँ, मतलब सारे बढ़ा सकता है, ये नहीं कोई एक, डिपेंड्स ऑन कुंडली, वो अन्य ग्रहों पे भी डिपेंड करेगा, बट इनके पास 6 के 6 बढ़ाने की ताकत होती है, चाहे वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मद, मात्सर्य या हाँ काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, इनमें से कोई भी ये बढ़ा सकते हैं, 6 के 6 बढ़ाने में सक्षम है। और डिपेंड करेगा दूसरे ग्रहों पर। तो मान लीजिए अगर मंगल खराब हो गया तो क्रोध बढ़ जाएगा, सूर्य खराब हो गया तो मद बढ़ जाएगा, ईर्ष्याएं बढ़ने लग जाती हैं, मत्सर्य जिसे कहें। राहु अगर खुद खराब है, बुध खराब है तो क्या होगा, लोभ बढ़ जाएगा, ग्रीड, तो ये चीज़ें देखने मिलती। चंद्र खराब हो गया तो मोह बढ़ जाएगा, अटैचमेंट, या शुक्र या चंद्र इनमें से कोई भी तो मोह बढ़ा देगा। तो ये कंडीशन आती है कि व्यक्ति के भीतर जो है ये कई सारे नकारात्मक गुणों को भर सकता है, पर इसके लिए कुंडली को देखें, ठीक है। मैं सारे गुणों को जनरल डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, आपको ज्ञान की स्रोत की तरह लेना है। तो यहाँ पे ये बात आती है कि ये छल, कपट, धूर्तता, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मोह, किसी प्रकार का जो है एक षड्यंत्रकारी बुद्धि, और आप मतलब एक खराब मतलब सेडिस्ट अप्रोच जिसको कहें, पर पीड़ा में आनंद प्राप्ति, ये देखने मिलता है। कुटिलता प्रदान करता है, भ्रष्टता, स्वार्थीपन, ढोंग, पाखंड, कुबुद्धि, कुसंगति, नीच और गलत दिशा में ही बुद्धि चलाना, विश्वासघात, किसी प्रकार धूर्तता, किसी प्रकार की चोरी, मक्कारी, ये चीज़ें देखने मिलती हैं। अब ये सब नो डाउट बहुत ही ख़राब पहलू हैं, पर इसका ये अर्थ नहीं कि ऐसे लोग समाज में व्याप्त नहीं हैं, बिल्कुल व्याप्त हैं। और ज्योतिष जो है
वो समाज का आईना होता है, जैसे आप हैं वैसा वो दिखाएगा। तो ये कंडीशन राहु यहाँ देखने मिला सकते हैं, राहु केतु दोनों के दोनों। इसके अलावा एक होता है जैसा मैंने कहा, वृश्चिक राशि और राहु दोनों जो है पीठ पीछे वार करने वाली स्थितियों को दिखाते हैं, छुपी हुई चीज़ों को दिखाते हैं। तो ये एक षड्यंत्रकारी बुद्धि के साथ साथ व्यक्ति को जो है मतलब बैक स्टैबर जिसे कहते हैं, पीठ में छुरा खोपने वाली बात, उसको भी दिखा सकता है। पीपल हु आर हैविंग क्रैब मेंटेलिटी, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, चलो नीचे घसीट लो दूसरों को, बुरा चेतना दूसरों का, हमेशा बहुत ज़्यादा आप जो है एक दो मुँहे इंसान बनते चले जा रहे हैं। लोगों के सामने कुछ हैं, पीठ पीछे कुछ हैं, आपके भीतर ईर्ष्या भयंकर है, उन्माद भयंकर है, मतलब बिटरनेस, रिजेंटमेंट, जेलेसी, हेट्रेड, एरोगेंस, ये इतने ज़्यादा हैं कि यू आर अ निगेटिव पर्सन। आई सेड ना कि अगर राहु अच्छा था तो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देता है इंसान के भीतर। जीवन में ऐसी परिस्थितियां जो उसको उसकी परीक्षा लेती हैं, परंतु उससे वो उभर कर बाहर निकलता है। जैसा होता है ना, सोना तप कर और जो है बाहर अपनी पहचान प्राप्त करता है, वो चीज़ तब होती है जब राहु अच्छा है। पर अगर खराब होगा तो क्या होगा, आप पहले अगर अच्छे नहीं थे और बेकार इंसान बन जाएंगे। तो निगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पर्सनालिटी इफ राहु इज बैड। पहले भी अगर ये सारे दुर्गुण थे, अब ये दुर्गुणों की मात्रा और बढ़ जाएगी पहले से भी ज़्यादा। इसके अलावा व्यक्ति जो है काफ़ी ज़्यादा, जैसा मैंने कहा, इन्फीरियरिटी या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना या श्रेष्ठ भावना का जो है शिकार हो जाना, वो सूर्य पे डिपेंड करेगा। पर भय, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, कन्फ्यूजन, भयंकर कन्फ्यूजन, मन में कोई क्लैरिटी नहीं, आपको कोई अटेंशन स्पैन नहीं, किसी काम में मन नहीं लगता, शरीर में आलस भयंकर है, हर काम आज कल परसों नरसों टालते चले जाते हैं, और एक पॉइंट आता है कि डेडलाइन पे भी काम नहीं पूरा कर पाते, वो भी हालत यहाँ पे पैदा करते हैं। एक चीज़ को पकड़ेंगे, शुरुआत में बड़ा पैशन होगा, पर देखा देखी में पकड़ लिया, अपनी कोई विचारधारा नहीं थी, सोचा था नहीं कि हमारे स्किल का है कि नहीं है, तो पकड़ लिया देखा देखी में, और उसके बाद जो है समझ में आया कि हमारे बस की नहीं है, तो आधे अधूरा छोड़ दिया। फिर कोई नई चीज़ पकड़ ली ऐसे ही देखा देखी में, वो भी आधी छोड़ दी। तो आदमी जो है ये छोड़ता पकड़ता हुआ जीवन व्याप्त करने लग जाता है। इसके अलावा ये हर जगह हो सकता है, चाहे वो करियर हो, एकेडमिक्स हो, हर जगह प्रॉब्लम्स, करियर में फ्लक्चुएशंस, अनसर्टेनिटीज़, पढ़ाई लिखाई में समस्याएं, पढ़ाई लिखाई या तो कर नहीं पा रहे या हो नहीं पा रही, या फिर जो है रुक गई बीच में। आप भले ही कितने बुद्धिमान हो, मान लीजिए शनि राहु अच्छे स्थिति में नहीं बैठे हैं, पांचवें भाव प्रभाव दे रहे हैं, तो ये क्या दिखा सकता है, किसी प्रकार की रुकावटें, बाधाएं कि हाँ शिक्षा पूरा करने में, ये भी हो सकता है, डिले, स्ट्रगल इन एकेडमिक्स, इट डिपेंड्स, योग बनने चाहिए। इसके अलावा जैसा मैंने कहा था, व्यक्ति को ये एक जो है फर्म कैरेक्टर नहीं देगा अभी तो। अगर अच्छा था तो मैंने क्या कहा था, पीपल डू नॉट सीक सोशल वैलिडेशन, आप दूसरों की मान्यताओं पे निर्भर नहीं होते हैं अपनी पहचान बनाने के लिए, परंतु अगर यहाँ पे खराब है तो अब दूसरों की मान्यताएं ही आपकी पहचान बनाएंगी, क्योंकि खुद को तो पता नहीं है कि हम कौन है। राहु ने कन्फ्यूजन क्रिएट करके रखा है, केतु ने अलग कन्फ्यूजन क्रिएट करके रखा है, तो मन में इतना भयंकर असमंजस होता है कि व्यक्ति को मालूम ही नहीं होता है कि हम हैं कौन और हमारे जीवन में हमें करना क्या चाहिए। तो यहाँ पे और दूसरी सबसे खास बात कि मान लीजिए कोई दिशा भी दिखाए तो आप राहु केतु इतने ताकतवर हो जाते हैं अगर नेगेटिव हैं, तो व्यक्ति उस सही दिशा को भी नकार देता है, नकार देगा, कंप्लीटली नकार देगा, उनको समझ ही में नहीं आएगा। उनको जो काम की बात होगी उसको समझेंगे कि नहीं ये तो हमारे अहित, हम इसमें नहीं हो सकता है। तो ये ऐसी विनाशकालय विपरीत बुद्धि वाला हाल जो है बना देगा, और ख़ास तौर से बुध अगर हुआ तो और भी स्थिति खराब हो जाती है। इसके अलावा सोसाइटल वैलिडेशन, जैसे मैंने कहा, पर्सन सीक्स टू मच सोसाइटल वैलिडेशन एंड ड्रिवन बाय सोसाइटल ओपिनियंस टू मच, बहुत ज़्यादा दूसरों की मान्यताओं से प्रभावित होते हुए अपने आप को चलाते हैं, और अपनी इमेज को उन्हीं की नज़रों से देखने की आदत होने के कारण व्यक्ति एक फ्रेजाइल ईगो का प्राणी बन जाता है, आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करता है। और वो आइडेंटिटी क्राइसिस जो होती है वो अगर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के साथ क्लब कर जाए तो इट इज़, मतलब ऐसा समझिए डिजास्टर वाली सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा, मतलब एक इट इज़ अ टिकिंग टाइम बॉम्ब, बहुत बहुत बुरी हालत होती है आगे जाके। पर इसके अलावा ये कंडीशन क्या एक और चीज़ देता है कि आपकी जो सोच बुद्धि विचारधारा है वो भी नीचे नकारात्मक होती चली जाएगी, उसमें भ्रष्टता, उसमें विकृतिपन, उसमें पूर्व धारणा, पक्षपात की भावनाएं, भय और घृणा शामिल होते हैं। तो बायस्ड, डिस्टॉर्टेड, प्रेजुडाइज्ड, जजमेंटल, फियरफुल, हेटफुल थिंकिंग देखने मिल सकती है। ऐसे लोग जैसे पीपल हु आर होक्स एंड कॉन्स्पिरेसी थिंकर्स, उनको हर चीज़ जो है एक होक्स नज़र आती है,
होक्स कि भाई हर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, ये जो और कॉन्स्पिरेसी चल रही है, ये जो ये इस टाइप के थिंकिंग वाले हैं, वो इससे देखे जा सकते हैं। टेररिस्ट, उनके अंदर भी क्या है, सारा अंदर सब भेजा साफ है, ब्रेन वॉश्ड है। तो टेररिस्ट और एनी अदर पर्सन हु इज ब्रेन वॉश्ड, दैट कैन बी सीन। और ये धार्मिक स्तर पे भी हो सकता है, नॉट ओनली टेररिस्ट, पीपल हु आर बिगट्स एंड फंडामेंटलिस्ट, बहुत ही कट्टरवादी लोग हैं, किसी भी चाहे वो धार्मिक मान्यताएं हों, चाहे वो राजनीतिक मान्यताएं हों, कोई भी तरीके की विचारधाराओं में जब कट्टरवाद पैदा होता है, आप मतलब प्रिजुडिस लेके बैठे हैं, बायस लेके बैठे हैं, घृणा लेके बैठे हैं, जजमेंट लेके बैठे हैं, आप एक चीज़ को एक ही नज़र से देखने के लिए रिजिड हो गए हैं, आपके पास वो एक एंटायर व्यू पॉइंट देखने की ताकत नहीं है। मैंने क्या कहा था, जब अच्छा राहु होता है तो पैटर्न सीकिंग एबिलिटी देता है, बिग पिक्चर देखने को मिलती है। अभी यह बिग पिक्चर कुछ नहीं, अभी छोटी पिक्चर दिखाई देगी और वही सत्य बन जाएगा, और उस केस में यही कंडीशन आने लग जाती है, संकीर्ण बुद्धि, छोटी विचारधारा। और क्योंकि केतु और वृश्चिक क्या है, मंगल केतु वृश्चिक है, एग्रेसिव वायलेंट प्लैनेट्स, ये आपके भीतर क्रूरता भी पैदा करते हैं। तो क्रूरता पैदा करेंगे और दूसरे के प्रति जो भावनाएं हैं शून्य हो जाती हैं। ऐसे तो एम्पथी, सिंपथी, कंपैशन खत्म, जीरो, नहीं दिखाई पड़ेगा। कोई मरता है मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। आपके स्वार्थ, आपकी चीज़ें पूरी होनी चाहिए। जिस तरीके का राहु, ये है एक्चुअल राहु, इसीलिए नीच का इधर। इसके अलावा ये निगेटिव ऑब्सेशन देगा। हमने पहली बात क्या कही थी, पॉजिटिव ऑब्सेशन देता है सही तरीकों के प्रति अगर अच्छा है। अब यहाँ क्या होगा, निगेटिव ऑब्सेशन टूवर्ड्स थिंग्स एंड निगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। लोग जो स्टॉकर्स होते हैं, लोग जो एक ही चीज़ को पीछे पकड़ के बैठ जाते हैं, जो एक ही चीज़ के पीछे इतना ऑब्सेस कर रहे हैं कि उसे छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, और अपनी ही स्वास्थ्य, अपने इर्द गिर्द, अपने समाज में, अपने घर परिवार के लोगों की भी जिंदगी बर्बाद करे दे रहे हैं उस चक्कर में, देखे जा सकते हैं। निगेटिव पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा मैंने कहा, पहले परेशानियां थी, अब जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ पहले से बदतर हो गई हालत, देखने मिलती है। इसके अलावा निगेटिव थॉट्स, 24 घंटे मन अशांत, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर, वल्नरेबल, इतनी ज़्यादा भावनात्मक असुरक्षा का भाव होता है कि व्यक्ति उसको, और सबसे बड़ी बात, डिनायल में जीने की आदत होती है, आत्म अस्वीकृति भयंकर। तो लिव इन सेल्फ डिसेप्शन एंड सेल्फ डिनायल ऑल द टाइम। किसी प्रकार की सेटिस्फैक्शन की तो उम्मीद ही नहीं करी जा सकती है। कोई भी जीवन में कुछ भी मिल जाए, यू विल नेवर फील सेटिस्फाइड एंड कंटेंट, नेवर एवर देखने मिलेगा। ये बहुत सारी जो है किसी प्रकार की बुरी लतें भी दे सकता है। कोई भी बुरी लतें हो सकती हैं, चाहे वो ड्रग्स हो, एल्कोहल हो, कोई अन्य प्रकार का सब्सटेंस अब्यूज़ हो, स्मोकिंग हो, एड्रेनलिन रश हो, सेक्स एडिक्शंस हो, गैम्बलिंग हो, कुछ भी हो सकता है, देखने मिल सकता है। इसके अलावा कोई भी ऐसी जो ये डेथ एंग्जाइटी बहुत देता है, मृत्यु का भय भयंकर देगा, क्योंकि वृश्चिक राशि क्या है, मृत्यु, राहु केतु क्या है, भय। तो मृत्यु का भय, चीज़ों के छूट जाने का भय, तो ये भी एक है। इसके अलावा जो भी टैबू कल्चर्स होते हैं उनके प्रति अट्रैक्शन बहुत देता है, और कुछ भी हो सकते हैं वो। फॉर एग्जांपल वो आपके जैसे गॉथिक कल्चर्स हैं, मॉर्बिड कल्चर्स हैं, हाँ, या ऑकल्ट के भी निगेटिव साइड ऑफ ऑकल्ट, जो लोग तंत्र का, ज्योतिष का, गुप्त ज्ञान का सही प्रयोग नहीं दुरुपयोग करते हैं, देखे जा सकते हैं। तो निगेटिव साइड ऑफ अकल्ट, काला जादू कर रहे हैं, जादू टोना का, हालांकि ये चीज़ें होती नहीं हैं, आदमी के मन के वहम है। अगर होती भी हैं तो जो लोग भी इसे प्रैक्टिस करते हैं देख सकते हैं इसको। तो निगेटिव साइड ऑफ अकल्ट कैन बी सीन। जो लोग बहुत ज़्यादा इसमें जैसे आत्मबोध के प्रति नहीं, कोई सिद्धि पा जाए, कोई बहुत बड़े हम किसी का अहित कर दें, अपना काम निकलवा लें, ये जो छोटी बुद्धि के काम होते हैं देखने मिल सकते हैं इससे। इसके अलावा ये निगेटिव राहु का एक बहुत भयानक लक्षण नहीं है, पर ये पॉसिबल है, इसलिए आपको बता रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि वृश्चिक जो होती है वो सेक्सुअलिटी को दिखाती है, तो सेक्सुअलिटी जो होती है वो फ्लूइड होती है। तो यहाँ पे, और राहु क्या है, कन्फ्यूजन पैदा करता है। तो देयर कैन एग्जिस्ट सर्टेन सेक्सुअल कन्फ्यूजन और कन्फ्यूजन अबाउट सेक्सुअलिटी। तो पर यह हर केस में नहीं होगा, इसके स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस होते हैं, उनकी चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, पर यह संभव है इसलिए आपको बता रहे हैं। तो कन्फ्यूजन अबाउट वंस ओन सेक्सुअलिटी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन,
ये पॉसिबल है। तो जेंडर डिस्फोरिया है या आपके अन्य जैसे मैंने कन्फ्यूजन्स की बात करी वो देखने मिल सकते हैं। इसके अलावा ये जैसा मैंने कहा वासना बहुत भयंकर पैदा करेगा। तो काम वासना बहुत तेज हो जाती है, खासतौर से अगर 7वें 8वें 12वें भाव में लग्न में बैठा तो और ज़्यादा होगी। परंतु ये क्या देता है उसमें विकृतीकरण देता है, सेक्सुअल परवर्जन्स एंड वाइल्ड डार्क फैंटेसीज एंड टैबू रिलेटेड फैंटेसीज कैन बी सीन रिलेटेड टू सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, कैन बी सीन, इसे देखी जा सकती हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ है। इसके अलावा नो डाउट अब इसमें बहुत सारे जो है हेल्थ इश्यूज़ भी ये पैदा करने के लिए सक्षम है। तो इससे हम जो है यूरिनरी प्रॉब्लम्स, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, जेनिटल ऑर्गन्स रिलेटेड समस्याएं, हर प्रकार के इन्फेक्शन, स्पाइनल कॉर्ड है इसमें समस्याएं, किसी प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स हैं, एक्सीडेंट्स, इंजरी, सर्जरी देखने मिल सकता है। पेट, खासतौर से कोलन, रेक्टम और आंतें इफेक्ट हो जाती हैं इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। राहु केतु अगर हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं तो कई बार ये भी होता है कि आपकी हेल्थ इश्यूज़ डायग्नोज नहीं होते, आपको प्रॉब्लम है पर डायग्नोसिस कुछ नहीं होगा। अगर डायग्नोसिस होगा भी तो गलत डायग्नोसिस होगा, गलत ट्रीटमेंट होगा, जिसकी वजह से स्थिति और बिगड़ जाती है। और अगर ये मारक बनते हैं और ऐसी खराब दशाएं चल रही हैं तो ये आकस्मिक मृत्यु भी दे सकते हैं, डिपेंड की ऐसे योग हैं तब। संबंधों को बड़ा खराब करते हैं, रिलेशनशिप या मैरिज। और रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है, वो कोई अपोजिट जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकता है और आपके घर परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं। तो और मैरिज को लेकर के अगर जिम्मेदार बन गए तो भी ये बड़े परेशान करेंगे। तो उसमें क्या रहेगा, किसी प्रकार का विश्वास नहीं है, निष्ठा नहीं है, झूठ है, चीज़ें छुपाई जा रही हैं, एक दूसरे को कंट्रोल मैनिपुलेट करने की आदत है, पोसेसिव बिहेवियर है, ये चीज़ें बढ़ती हैं। अपने सेल्फिश अल्टीरियर मोटिव्स के लिए बस हम रिश्ता कायम किए हुए हैं, हमारी कोई उसमें लगाव नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई इमोशंस नहीं, ये देखने मिलता है। और इस चक्कर में ये और भी क्या देता है कि अंततः वो रिलेशंस ख़त्म हो जाते हैं। और अगर मैरिज वगैरह को लेकर ख़राब योग बना रहे हैं तो इट कैन शो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड चीटिंग एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स देखने मिल सकती हैं। और यह दूसरे संबंधों में भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कोई हर बार नहीं, मैरिज में हो या रोमांटिक रिलेशनशिप में हो या आपके भाई बहन हैं, माता पिता हैं और यार दोस्त हैं, किसी के साथ भी देखने मिल सकता है, डिपेंडिंग कैसे भाव में बैठे हुए हैं ये। फिर ये जो है राहु केतु जो है अगर नकारात्मक व्यवहार कर रहे हैं, इसके लिए आपको अन्य योग देखने चाहिए। पर ये सडन अप्स एंड डाउन्स एकदम से जो है बड़ी राइज देते हैं, जीवन में उन्नति देते हैं, प्रगति देते हैं भौतिक स्तर पर, और एक लेवल तक पहुंचा करके आपको बिल्कुल ऊंचा उठाने के बाद जमीन पे पटकते हैं, परमानेंट डाउनफॉल। तो सडन राइज टू अ हायर पॉइंट एंड आफ्टर दैट परमानेंट डाउनफॉल, उसके बाद दोबारा उठते नहीं। उठेंगे तभी जब राहु केतु ठीक होंगे, वरना उठेंगे नहीं, ये पॉइंट होता है। तो क्योंकि वृश्चिक राशि लिगेसी की होती है, मतलब आप अपनी विरासत जो छोड़ के जा रहे हैं उसकी भी होती है। तो व्यक्ति अपनी एक खराब विरासत छोड़ के जाते हैं, लोग आपको एक अच्छे नाम के साथ याद नहीं करेंगे। तो ये कंडीशन जो है आती है, सडन राइज, परमानेंट डाउनफॉल विद अ बैड नेम एंड लिगेसी। ये करियर में हो सकता है, फाइनेंसेस में हो सकता है, कोई भी चीज़ों में हो सकता है। और इससे जो है हम काफ़ी ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो अवैध कामों से, अपराध से जुड़े हुए हैं। तो वी कैन सी सोशियोपैथ, साइकोपैथ्स, क्रिमिनल्स ऑफ ऑल काइंड। वो इनसेन वायलेंट क्रिमिनल्स हैं जैसे मर्डरर्स, रेपिस्ट टाइप के, या फिर वाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने पैसे का गबन किया है ऐसे, या ड्रग ट्रैफिकर्स हैं, ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, प्रोस्टिट्यूशन है, पोर्नोग्राफी है, ये सब देखने से मिल सकता है। अब नो डाउट ये सब जैसा मैंने ऑलरेडी कहा, अदर कॉम्बिनेशंस देखिए, उसके बिना किसी नतीजे पे आप मत आइए। तो आज हमने बहुत बारीकी से यहाँ पे चर्चा करी कि राहु केतु अगर वृश्चिक में और वृषभ राशियों में बैठे हैं तो किस प्रकार के परिणाम वो देते हैं, और अच्छे और ख़राब दोनों के दोनों। तो मेरे ख्याल से आपको काफ़ी बेहतर हद तक जो है इसमें पता चल पाया होगा राहु केतु की स्थितियों के बारे में। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।